चलो, prove that the following rational numbers are equal. Exercise 3.3. तो 2/3 and 4/6, we know A by B is equals to C by D. AD is equals to BC. If AD is equals to BC, तो इसका मतलब है 2 into 6 as 2 into 6 is equals to 4 into 3, 12 is equals to 12. So above both fractions are equal. सर हम इसे इंटू टू करके भी तो कर सकते नहीं हैं। कर सकते हैं, जो दिया है जैसा बोधायन ने कराया है वह वैसा ही करना है। बोथ फ्रैक्शंस उसी कॉन्टेक्स्ट में करना है, आर इक्वल। अगला देखो 5/4 and 10/8। 5/4 and 10/8, 5 into 8 is 10 into 4, तो 40 is equals to 40. So above fractions are equal. Now minus 3/5 and minus 6/10. Minus 3 into 10 is equals to 5 into minus 6. Minus 30 Adhikash, that is equals to minus 30. So above both expressions are equal. 9/3 and 3/1. 9/3 and 3/1. So 9 into 1 is equals to 3 into 3. 9 is equals to 9. So above both expressions are equal. Second question देखिए, फाइंड द सम। तो मैं इसका सिर्फ थर्ड पार्ट करा रहा हूं आपको, जब तक प्रश्न आता है तब तक हम लोग थर्ड पार्ट कर लें। प्रश्न आ गया, प्लस 3/14। चलो अब देखो प्रश्न यहाँ क्या लिखा जाएगा, -8 और +3, तो -5/14। थर्ड क्वेश्चन देखो, बाकी तो आप लोग कर लोगे। तो एलसीएम से क्या है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस में भी हम थर्ड पार्टी देखेंगे, दैट इज -7/9 और -2/3 ऐसा दिया गया है। तो इसको क्या किया जा सकता है, दैट इज रिमूवल ऑफ ए डेप्थ इज ए फॉर्च्यून। बोलो संस्कृत ये जानती हो, यानी रिमूवल ऑफ ए डेप्थ। डेप्थ ऑफ डेप्थ भी ये भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ डेप्थ भी, बुक में रिमूवल ऑफ डेप्थ लिखा हुआ। तो अब इसको 9 लिखो, अधिकांश बताओ क्या क्या लिखा जाएगा। -7 प्लस ये तो बताता ही नहीं है ऐसे ही, इसके लिए कितना आसान है सब कुछ। +6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें से सभी प्रोडक्ट आप पता कर सकते हो। वर्बली बताओ हेमंत, पहले का प्रोडक्ट बताओ, सिंप्लीफाई करके बताना। करेक्ट। सेकंड का हेमंत बताओ, 35/88, 35/88। थर्ड का हेमंत बताओ, 20/7 सर
सर 10 minus 10 upon 49. हाँ, -10/49 49 अब सही है। फाइंड द कोशेंट। संस्कृति पहले का कोशेंट वर्बली बताओ। 20/9 सही है, अब तो अच्छा कर रही हो। दैट इज 2/3 और डिवाइडेड बाई 3/10, so 2/3 into 10/3, दिस कम्स एज, कुछ कटेगा तो नहीं। कृष्णा सेकंड का बताओ। 56/55. बोलो कृष्णा। 56/55 सही है, अगला पेज आ जाओ। थर्ड देखो, थर्ड अधिकांश बताइए। मनी वन में 2 से कट कर लो, फिर बताओ। So 7 से 7 से भी कट हो रहा है। तो 7 से ये होगा. हाँ 7 से कट कर लेना। -8/5. -8/5 सही है। -4/7 डिवाइडेड बाई 5/14, सो -4/7। ये देखो कृष्णा, जब इस तरीके से होगा तो पलट जाएगा। Yes. बीच में बैठा थोड़ा, तो ये कैमोफ्लेज कर रहा है आपको। 14/5, तो अब इससे क्या हो गया, -8/5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। So distributed. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। प्री मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है, और अगर बाद में मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कहते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई पे भी हमको लगाना है। पहले मैं LHS लेके करता हूँ, फिर RHS लेके करूँगा। ये LHS है, और दिखा दूंगा कि LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अधिकाश, यहाँ बताइए क्या क्या आएगा। LCM तो बताते नहीं हो, तुम ऐसे छिपा क्यों रहे हो, इधर बताओ ऊपर। 2, और यहाँ क्या आएगा कृष्णा, +3 बहुत अच्छा। और इंटू 8/3, दैट इज 5/8, 5/4. सॉरी 5/4, और 8/3 तो 2 आ गया। 10/3. 10/3। अच्छा, RHS करो। RHS क्या कहता है, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 plus 4/3 plus 2. 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3, तो ये कट गया। तो जैसा कि योहान ने बताया, इसको भी काट दो, और 3 से तो 3 भी कट गया, तो +2 आ गया। Sir, हाँ। 4/3 + 2/1 2/1 कर लें, ठीक है। अतिकाश, So 10/3. LCM बताओ। 3 बताओ क्या क्या लिखें। 4 हम्म, plus 6 बहुत देर लगाते हो। इससे इसमें डिवाइड करो, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई करो। 1 से 3 में डिवाइड करोगे 3 आएगा। 3 से इतनी देर फिर क्यों लगती है। और नहीं भी आता है तो आप पूछ सकते हो, सर कि ये LCM में थोड़ा सिखा दो तो उससे ठीक रहेगा। सही है। हैंस वेरीफाइड, डी इक्वल है, ऐसा लिखो, हैंस वेरीफाइड। अच्छा, लास्ट वाले को आप 8th क्वेश्चन को वैसे करा दिया है, मैं संस्कृत के लिए करा रहा हूँ। 7th बच रहा है। Easy. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम। हाँ, मल्टी कर लोगे ना, तो फिर 8th भी देख लेना PDF में। सही है, एक बार देख लेना तो हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखते हैं। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर 9। 7th वाले का 1/12 आएगा.
सेवंथ वाले का 1/12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा 1/12 आंसर। 8 का आंसर वैसे संस्कृति क्या होगा? सर करना पड़ेगा तो कर दो। 5/6 x plus 3/5 इट इज इक्वल्स टू 5/6x। देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है और दैट इज 1/2। मल्टीप्लाई करो यहाँ फिर से 5/6x 5/6x प्लस और सही है। यस और 5/6x प्लस 1/2 यहाँ से इसको कट करो तो कितना आ गया? Number. प्लस 1/2 और 5/6x प्लस 1/2 1/2 उधर ले जाओ तो 5/6x प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कट गया। 5/6x अब आ गया है 5/6x। 5/6 उधर ले जाओ तो मुझे बताओ 5/6 में जब ऊपर ले जाओगे तो 6 होगा और जबकि यहाँ पे 5/6x है। तो मुझे ये बताइए कि फॉर व्हाट वैल्यू x विल बी इक्वल्स टू x। मतलब x की जगह क्या रखें कि x के इक्वल होता है? बोलो कुछ भी। फॉर x तो x के इक्वल होगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि 1 अगर x रख देंगे तब इक्वल नहीं होगा, 2 रख दें तो नहीं होगा, √2 रख दें तो नहीं होगा। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू x। सही है। देखो फॉर ऑल रियल values of x above condition is true। तो उसको कहते हैं now x belongs to real number। इसको कहते हैं belongs to। ऐसे नोट करो ये साइन है एप्सिलॉन का जो साइन है ना ग्रीक में उसको belongs to। अगला देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए नाउ नंबर लाइन पे हम सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्या होती है? रियल नंबर लाइन इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोड्यूसिंग बोथ साइड टू indefinitely, both sides to indefinitely। On this line all real numbers में सब कुछ आ जाएगा। रेशनल भी आ जाएगा और रेशनल के अंतर्गत क्या आ जाता है? इंटीजर, फ्रैक्शन भी आ जाएगा। और रियल की बात हो रही है क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है तो इरेशनल भी आ जाएगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। अगर तुम सोचो इससे बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसे सोचो मन में, एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए नंबर। हर पॉइंट एक नंबर है। एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए डिफरेंट नंबर। Any number is greater than all numbers on its। सेंटेंस पूरा करो योहान। So left.
left and smaller to Number on its Right. right. all numbers to its right. इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम देखेंगे रियल नंबर लाइन में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 सेंटीमीटर का गैप देके बनाया जाता है। -1, -2 और -3 ऐसे बनाया जा सकता है। तो अभी तो मैंने इंटीजर दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 3/4 को इसमें रिप्रेजेंट करो। तो लेट अस रिप्रेजेंट 3/4। पेज नंबर 51 खोलोगे तो मिल जाएगा। नाउ 3/4 इज लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच लाई करता 0 है? and 1. 0 और 1 के बीच लाई करेगा, Yes, sir. क्योंकि तुमको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो वो 1 से बड़ा होगा, लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की तो 3 तरीके के होते हैं। Proper, improper और जैसे मान लो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर में अगर 3/4 है, ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1। ऑल, क्योंकि एक पिज्जा के 4 टुकड़े किए, 3 टुकड़े आपको मिले, तो इसका मतलब है ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन lies between 0 and 1। improper, मान लो 9/4 लिखा हुआ है, तो इसको तुम 2 and 1/4 लिखो, ठीक है? कन्वर्ट इनटू, और यहाँ पर 2 and 1/4 है, ये समझ आ गया? Yes. So this number lies between, this fraction lies between, 2 and 3. so 9/4 it is equals to 2 and 1/4। it lies between 2 and 3। यहाँ तक समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूँ कि -3/4, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है हेमंत? 0 to -1. 0 to -1, क्योंकि ये -0.75 है, तो इट इज, ये कह सकते हैं कि 0 से तो छोटा है, लेकिन -1 से बड़ा है। ये तो ऊपर लिखा है ना, लेफ्ट और राइट, तो दिस इज नथिंग बट इट इज 3/4। ये बात समझ में आ गई? That is lies between 0, -1 and 0। छोटा पहले लिखा जाए। -9/4 अतिकाश, ये किसके किसके बीच लाई करता है? हेमंत, So 2 or 3. तुम बताओ संस्कृति। Sir, -2 -3. बोलो। sir, improper fraction को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे ये अच्छा किया तुमने, देखो ऐसे पूछ लिया तो देखो तुम कितने अच्छे लड़ते हो। 4 2 या 8, ये बच गया। ये 2 यहाँ लिखो, ये चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी, सही? अच्छा अब ये बताओ, ये चीज कितनी हो गई? -2। -9/4 कितना हो गया? -2 1/4. देखो इसीलिए तुम पैसा देते हो कि पूछ सको, और तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हर जगह पीछे होते जाओगे, ठीक है? यूज योर राइट्स। ये समझ में आई बात कि नहीं? -9/4 तो इतना है, अब तुम बताओ कहाँ कहाँ लाई कर रहा है? -2 और क्योंकि तुमने किसी से 2 रुपए कर्जा लिया और साथ में एक से एक 1/4 रुपए कर्जा लिया, तो तुम्हारे ऊपर कर्जा -2 से ज्यादा का है, डेब्ट इज, लेकिन 3 से तो कम का ही है। सो इट लाइज बिटवीन -3 and -2. -2। -2। यहाँ तक समझ में आ गई बात?
अब अगर समझ में आ गई है तो हमारा काम है इसको रिप्रेजेंट करना। लेट अस रिप्रेजेंट दिस। चलो कॉपी पे अच्छे से तो नहीं हो पाया। है कॉपी पे अच्छे से नहीं हो पाया। कॉपी पे ही होगा। कॉपी स्केल चाहिए बस, इसको ग्राफ पे नहीं करते हैं, ये कॉपी पे करते हैं बट स्केल से। देखो इसके लिए आप 0 लो और 1 सेंटीमीटर पर ऐसे बना लो, ये नंबर लाइन। फिर 0 के उस तरफ 4 कैसे आ गया? ये सब फर्जीवाड़ा है। सही है। अब देखो तुमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 3/4 क्या करना है बताओ। तो तुम इसको यहाँ हैंड लेंस रखो, हैंड लेंस यूज किया है ना, मैग्नीफाइंग लेंस से रखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस या हैंड लेंस। इस चीज को बड़ा करो, इस चीज के 10 टुकड़े करो, 4 टुकड़े करो। कितने टुकड़े करोगे? 1 2 3 4। दैट इज एक्सप्रेस 3/4 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो जब तुम मैग्नीफाइंग ग्लास वाला करके दिखाना है। हाँ ऐसा करना पड़ता है। तो दैट इज इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, फिर 0 यहाँ पे डाल देंगे। 0 और 1 हो गया। यस ओल्ड बुक में यही रिप्रेजेंटेशन था, यस ये क्या होता है? यही होता है। अभी आगे अगले पेज पे भी तुम्हारे यही रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ये समझ में आया। ये बताओ ये कौन सा पार्ट है 4 में से, अगर तुम इतना चले। सर इस बुक में नहीं 1/4 magnifying glass में। कोई बात नहीं, वह आगे है अगले पेज पे। 1/4 ये कौन सा है? 1/2 2/4 1/2 2/4 और ये 3/4 तो 3/4 रिप्रेजेंट हो गया। सही है। अब हम देखेंगे कि हमको चाहिए -9/4। तो दूसरा क्वेश्चन सर बाय 4 क्यों सर हर बार से कुछ ऑर्डर? जो है वही ले रहे हैं, जो बुक का अगला केस यही है। लाइन से करेंगे, पेज निकालो फैक्ट्री में। एक्सप्रेस -8/5 की वो भी करेंगे। -9/4 ऑन नंबर लाइन। तो कृष्णा ये किसके किसके बीच पड़ रहा है बताइए। So ये 2 और -2 और -2 और -3 के बीच मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास एक अच्छा सा सुंदर सा बना के इसके 4 टुकड़े करो। सही है। तो इसको अगर मैं इसके भी 4 टुकड़े करूं, देखो 1 2 3 4, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो कृष्णा ये कौन सी चीज है? हेमंत ये क्या है? क्यों माइनस? देखो और चलो इधर और 4 टुकड़े करो। ये क्या है? सर -5/4 -1/4। ये क्या है? -2/4 -2/4 -3/4 -3/4 और ये क्या है? 4/4 -4/4। वो बनी है -1 ही हो। ये क्या है कृष्ण? -5/4 -5/4 -6/4 -7/4 और ये क्या है? -8/4। तो इसके अगला क्या होगा? -9/4 बोलो बात समझ में आ गई? यानी इस तरीके से करना है 2 पार्ट्स एंड -1/4। 2 पार्ट्स तो पूरा हो ही गया, उधर लिखा है कि नहीं? -9/4 क्या है? -2 2 रुपए तो कर्ज लेना है, -1/4 और लेना। तो ये चीज है। अगला देखो बताया गया है 8/5। सर वो अभी तक किया एक्सप्रेस 8/5 ऑन नंबर लाइन। आगे के लिए यूज होगा, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। देखो 8/5 के लिए क्या करोगे? 0 -1 -1 के बाद इधर 1 2 और 3। यहाँ पे क्या होगा? सोसाइटी ये देखो
तो तुमको क्या करना होगा बताओ योहान। सर पहले तो सर मैं इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कर लेता हूँ। तो 1 and 3/5 कृष्णा ये समझ में आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 1 और 2 5 से कर दिया, दैट इज 1 प्लस 3/5, 1 तो होगा, 1 and 3/5 को कहेंगे 1 प्लस 3/5। सर 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच में आपको कितने सलेशंस करने, Five. डिवीजंस 5 कर लिए, सही है। ये मुझे बताओ अतिकाश ये 1 क्या है? 5/5 करेक्ट। तो ये लोग जल्दी बोल रहे हैं, तुम स्मार्टली इस बार आंसर देना। ये क्या है? 8/5 अब की तुम पहले देना, ठीक है। ये लोग पहले दे रहे हैं, सही। चलो 5/5, 6/5, 7/5। अगला देखिए सर ये -7/4 को करो, वहीं पे लिखा हुआ है। सो माइनस -7/5 एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। -7/4 अच्छा -7/4 को जरा बताओ कृष्णा, इसका मिक्स फ्रैक्शन करने का दूरी बताओ। फ्रैक्शन की बना लो। ऐसे ही बता दो, बोलो हेमंत। -1/3 3/1/4 3/1/4 ये क्या कह रहा है? 3 सर 3 आ जाए, 1 12 से ऊपर। -1 3/4 So it is -1 and बोलने का तरीका भी होना चाहिए। सर हो गया बढ़िया है। -1 and 3/4 तो बोलो प्रॉपरली। अब इसके बाद तेजस ने ठीक बताया 0 1 -1 और -2, इसका मतलब है -1 and -0। तुमने किसी से 1 रुपए लिया, 1 रुपए लोगे तो पहले 4 इसके हिस्से करो, 4 डिविजन्स। आफ्टर दैट आपको फिर से और 4 डिविजन्स करने पड़ेंगे। हाँ और ये बताओ इसमें कौन सा डिवीजन तुम्हारे मतलब का है? सर 2 के एकदम राइट वाला। यस, 2 के राइट वाला ये हो गया -7/4, सही है। ये क्या हुआ विकास? ये लोग स्मार्ट, तुम इतना सोचते क्यों? बोल पहले दिया करो, सोचा बाद में करो, ठीक है। चलो आगे देखो, बाकी नीचे कई वैल्यूज दी हैं, सम इंटीजर्स 9 ऑन बोथ साइड ऑफ इट, ऐसे दिया हुआ है। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब है माइनस हो जाना कि इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब है ये एक मशीन है। अगर तुम इस मशीन से जा रहे हो, ये मॉड्यूलस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मॉड्यूलस फंक्शन। फंक्शन का मतलब मशीन होता है, ऐसा मैंने पहले भी बताया। मशीन तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया है। अगर इसमें से 2/3 जा रहा होगा तो कहेगा ओके सर प्लीज पास आउट, यहाँ से निकल जाओ। और अगर इसमें से -2 जा रहा होगा तो कहेगा सर प्लीज टेक 1 नेगेटिव फ्रॉम मी देन पास आउट। निगेटिव जाएगा तो उसको निगेटिव दे देगा साथ, पॉजिटिव को जाने देगा। लेकिन निगेटिव है, जैसे आप निकले कहेगा अरे हेमंत तुम्हारे पास बैच नहीं, टेक माय बैच देन गो फ्रॉम दिस गेट, ठीक है।
तो अब वो भी कैसा बन जाएगा बताओ? पॉजिटिव. So from this machine, whatever value pass, it becomes positive, and its symbol क्या होता है? mod x. इसका सिंपल फॉर्म है, इसको कहते हैं क्या? mod x, मॉडुलस. ठीक है. इन दिस साइन इज लेफ्ट आउट, ओनली मैग्नीट्यूड रिमेन्स. साइन छोड़ देना पड़ता है. इन दिस साइन इज लेफ्ट आउट y, मैग्नीट्यूड उसका जो परिमाण है वो रह जाता है. मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर रिमेन्स. मेरा कहने का मतलब है वो वैल्यू ऑफ मॉड -2 इज, बताओ हेमंत. +2 यानी ये कहा जा सकता है टू mod of -2 is. सही है. और mod of 2 क्या है? उसको जाने देगा, कहेगा अरे आप तो जाइए, आप तो MLA हैं, MP हैं, जाओ बैठो. अब और कोई आएगा, पास कहाँ है तुम्हारा? पास को. अब देखो mod of 0 क्या होगा? 0. कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो अतिकाश? mod of -2 is minus of -2. ऐसा समझ रहे हो? बहुत अच्छा. जैसा कि अतिकाश कह रहे हैं यस सर, मतलब वो हर चीज क्लियरली समझ लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन से कोई चीज गुजरेगी तो उसको एक नेगेटिव दे दिया जाए और फिर वो क्या बन जाएगा? देखो अतिकाश की बेटर अंडरस्टैंडिंग की तारीफ करो, क्योंकि ये हर चीज प्रॉपरली समझ लेते हैं. अब ये देखो, कहीं अतिकाश तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि mod of x always lies to right of 0 on number line. ऐसा है? अच्छा, ये इनका ऐसा कहने का मतलब है अतिकाश का कि mod of x is greater than or equal to. mod of 0 क्या है? 0. तो 0 या 0 से बड़ा ही आएगा. So mod of any value is called its absolute value. ठीक है. Which is greater than or equal to 0. चलो ये बात तो हो गया. It is always non-negative. मुझे ये बताओ कि mod of 3 - 4 योहान कहाँ लाई करेगा? सर 1. कहाँ लाई करेगा? सर राइट में. क्योंकि mod of -1 और -1 का mod क्या होगा? 1 ही हो जाएगा, क्योंकि उसको एक और निगेटिव मिल जाएगा. क्योंकि जाओ जाना है बाहर तो निगेटिव लेके जाओ. तो दिस इज mod of 3 - 4. 1 ही तो हो जाएगा. इसकी वैल्यू -1, लेकिन मॉडुलस से निकलने के बाद तो हर चीज प्लस हो जाती है. कोई भी विधायक या सांसद बीजेपी में जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, चाहे जितना भी घपला है. समझ है? और कांग्रेस का रूल हो तो कांग्रेस में जाने से पवित्र हो जाएगा. जिसका रूल हो. आप कांग्रेस सपोर्ट हैं? आप कांग्रेस सपोर्ट नहीं, बीजेपी को. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी बीजेपी का रूल है, लेकिन वो ले लेती ना टीएमसी एमसी को भी ले रही. तो क्या टीएमसी के लोग अच्छे होंगे? लेकिन वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? पवित्र बने कि गंगा स्नान हो जाए. अब जरा देखो, जरा अगला भी आप देखिए. डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर. डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स. कहने का मतलब है, ये मुझे बताइए कि ये 0 है
और ये 1 है, तो इसके ठीक बीच में मिड में क्या होगा? 1/2 वो होगा 0 + 1/2। इसको कहते हैं मीन वैल्यू। दो वैल्यू का मीन, जैसे तुम्हारे दो नंबर हैं, तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आए और किसी में 62 आए, तो इसका मीन क्या होगा? दैट इज 122/2 और दैट इज 61। मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको क्या कहते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज। हाँ, इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। इसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक मीन। बोलो, बात समझ आ गई? अगर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट्स होते और उसमें 60 मार्क्स आते, 62 आते और 64 आते, तो तुम 3 से डिवाइड कर, और उसको कहते हैं x बार। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। तब तुम्हारा क्या 186 हो जाता, और बाई 3 तो क्या वो 63 तुम्हारा एवरेज हो जाता। तो अरिथमेटिक मीन समझ गया हो ना क्या होता है? तो हम अगर किसी दो नंबर का मीन निकालें तो ये 1/2 है। मुझे ये बोलना है इनका मिड पॉइंट क्या होगा। कृष्णा, midpoint between any two number is its arithmetic mean. बोलो। 1/4 1 से लेकर 0 प्लस 1/2/2, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1/4 तो इट इज इक्वल्स टू 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 कैसे लिख लो? सही है। और बोलो डिवाइडेड बाई 2 है तो कैसे लिखोगे? 1/2 into 2 तो 1/4 आ गया। 1/4 तो दिस इज 1/4। 0 + ½/2, या फिर इसे और भी कहा जा सकता है। तेजस, इनके बीच की वैल्यू बताओ 3/2 कैसे लिखोगे? 1/2 plus 1 divided by 2 1/2 +1 +1 और अपॉन 2। 1 और हाफ मिलके क्या हुआ? 1.5 1 एंड हाफ। 1 + हाफ क्या होता है बोलो? 1 एंड हाफ। तो 1 एंड हाफ, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर जोड़ो। ये करना जानते हो? 3/4 तो दिस इज 3/2 और अपॉन 2। अगर ऊपर की चीज है तो सिंपली खिसका दो, नीचे की चीज है तो पलट दो। सही है। ऊपर वाली स्लाइड और नीचे वाली पलट जाएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू 3/4। 3/4। मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक 0 और 1 के बीच कितने रेशनल नंबर निकाल दिए? 3। तो उसके लिए क्या तुमने 4 से डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तब 3 रेशनल नंबर पाओगे। फिर से समझो। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। ये क्वेश्चन है, तो लिखो 0 and 1। 0 में भी 4/4 का मल्टीप्लाई करो और 1 में भी, क्योंकि जैसा यहाँ किया गया देखो 1/4, और ये 1/2 को तुम 2/4 लिख सकते हो। कोई हर्ज है क्या? 1/2 को क्या लिखा जा सकता है? तो ये कितना आ गया बोलो? 0/4 एंड 4/4। अब इसके पीछे 3 सोचो। 1/4 2/4 3/4। तो लिखो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1 आर। 0/4 नहीं लिखो। जब आंसर इसका कंक्लूड करोगे तब तुम्हें लिखना पड़ेगा 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1 आर। लिख
केस 1/4, 2/4 and 3/4. सही है। तो हमें एक हमेशा ज्यादा लेना पड़ेगा। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1/4 आर, 1/4. सॉरी, तो आर 1/4, 2/4 एंड 3/4. इसको सिंप्लीफाई लिखो। 1/4 to 1/2, 1/2. यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, नेक्स्ट इज, इस तरीके से तुमको क्या लगता है संस्कृति, क्या 3/4 और 1 के बीच में भी रेशनल नंबर हो सकते हैं? Yes, sir. So there are infinitely number of rational numbers lying between any two numbers. चाहे वो दो पॉइंट क्लोजेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। ये बुक में लाइन लिखी है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर exists between any two irrational number, any two irrational number. अगला देखो, एक्सरसाइज 3.4 मैं करा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 देखो, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड ऑन नंबर लाइन। ये खुद कर लोगे ना? दैट इज सेल्फ प्रैक्टिस। देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। फाइंड 3 distinct rational number that lie strictly between -1/2। अच्छा मुझे बताओ कि -1/2 है एंड 1/4। तुम्हें 3 चाहिए तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से. अभी नहीं करोगे, पहले इक्वेट द डिनोमिनेटर, तब किया जाएगा। सही है? Yes. इक्वेट द डिनोमिनेटर। इसके लिए -1/2 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? -2/4. -4. और 1/4। अभी तुम्हें 3 तो मिल ही जाएंगे इसके बीच, इसलिए अब और कुछ करना नहीं है। 3 रेशनल नंबर -3/4. तो -2/4. -2/4। अब इसके बीच के 3 हो सकते हैं क्या? -1 0 हो नहीं पा रहे हैं, नहीं sir. क्योंकि -1 और 0 तो हो जाएगा, अभी भी नहीं हो पा रहा है। ये तुम्हें समझ में आया कि ये सेम क्या है कृष्णा? हाँ नहीं बोलो कुछ। Yes, sir. अगर डिफरेंट है तो सेम कर लिया, Yes, sir. अब 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना 2 से भी करने से हो जाएगा। मतलब 3 से बड़े होने चाहिए। सही है? अगर तुम्हें 3 करने, चलो 4 से कर लो। पहले भी हमने 4 से किया था कि नहीं? जितने चाहिए उससे एक ज्यादा से करो, बस। बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं सर लो सर. है। सर -7/16 और 1/4 को भी किससे कर लो? सही है? जितने चाहिए उससे से एक ज्यादा से कर लो। अगर तुमको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 6 से करो। सर 3/3 से 4/4 से करो। सर -7/16 -8/16 और 4/16। So 3 rational number lying between -half and -1/4 and 1/4 are -5/16. -7. So three -4. rational number -3/8. between -7/16 -half, लिखते समय ये लिखना, ये ना लिख देना, and 1/4 r। तो देखो जरा, -7/16 और बोलो। -3/8. -2/16. चलो बहुत अच्छा है। Sorry, 1/16. सर माइनस 1/16 कुछ भी कर लो। 6/16.
2/16 को सिंप्लीफाई करो, नहीं करना चाहते तो 3 लिखो। सही है। अगला देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 और +5/12। कृष्णा इनका एलसीएम बताओ। लो ये कापी खोल लेते हैं जब पूछो तो बताओ हेमंत। सर इसका एलसीएम 12 इनको आएगा। हाँ और ऐसा दिखाते हैं जैसे क्लास 3rd में है। बिल्कुल कॉपी खोल लेंगे, मैं सिंसियर 3rd हूँ। अरे अब 8th में पहुंच गए हो। सर, अब छोड़ो, अपना स्टैंडर्ड 8 के लिए लाओ। तो 1/6 है। यहाँ बताओ कृष्णा क्या लिखो। -3 यहाँ तो कितना हो गया? क्यों? 12 2/12 सही है, 1/6। ठीक है। अगला देखो, नाउ अ टेलर हैज 15 and 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, और उसको कितना सिल्क चाहिए एक कपड़ा बनाने के लिए, तो कितनी कुर्तियां वो बना सकता है? तो डिवाइड करना है। सो नंबर ऑफ कुर्ता सर 7 इट इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ये लिखना पड़ेगा, सर 7 और अपॉन लेंथ 7 needed to make one kurta. So that is equals to 15 and 3/4 or divided by 2 and 1/4। क्या इसे आप 63/4 कहेंगे और कृष्णा इसे क्या कहेंगे? 9/4 9/7 पहले बताया करो कृष्णा। तो 63/4 इंटू 4/9 फ्लिप कर दो उसको, 7 तो ये तो कट गया और ये 7 आ गया, दैट इज 7 कुर्ता। अगला देखो, so the tailor can make 7 kurtas out of the cloth। चलिए अगला देखो, टेलर कैन मेक 7 कुर्ता। फिफ्थ देखिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर 3.1415 31415 upon 1000 and 3.1416। So 3 rational number between above are, जैसा कि योहान ने बताया, और 3.14152 14152 ये सब इसी के बीच ही तो है, क्योंकि 9 तक भी जाओगे तब जाके यहाँ 6 आएगा। सही है, उससे तो बड़ा ही है। हमने नेक्स्ट डिजिट में ही बढ़ाया है, डेसिमल में, डेसिमल वैल्यू में। अगर तुम्हें दूसरी तरीके से करना है, सो 3.1415 and 3.1416, 31415 by 40 और 31415 by 40। अब दोनों में अभी तुम्हें कृष्णा ने क्या बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। सो 314,150 by 5 zeros। तो 10 से मल्टीप्लाई अब 3 अभी बता रहा हूँ, जिससे ऊपर से रिकंसाइल हो जाए, फर्जीवाड़ा। 10 से कर दिया। अब इसके बीच के बताओ, तो क्या तुम यहाँ 1 नहीं लिख सकते?
सर ये क्या देख लो. So 3 rational numbers between above are 3, 1, 4, 1, 5, 1 और 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 4, 1, 5, 2 1, 2, 3, 4, 5 5 ही है. और 3, 1, 4, 1, 5, 3 तो गलत बात है. है वही चीज. दैट इज 3.14151. देखो आ गई कि नहीं वही चीज. बोलो योहान. Yes. तो सर ये गलत नहीं हैं? गलत नहीं हुआ. गलत नहीं. ये मेथड है. ऐसे सीधे लिख दो तुम. मैंने ये समझाने के लिए कि कन्विंस हो जाओ. और अगर तुम कन्विंस हो गए तो एक और सवाल हो गए क्या. तो ये क्वेश्चन अलग से मेरी तरफ से है. फाइंड 3 irrational नंबर between Irrational. 3.1415 and 3.1416. अब 3 irrational बताओ. सर 3.141521. करेक्ट. Irrational है ना. वही आएगा सर. अरे नॉन उस- कम्युनिकेटिव. Irrational. उसका भी तो मेथड देखो. तुम अपनी बात कर रही हो. वो कितना अच्छा बता रहा है. 1-5 तक था. तो मैंने नहीं बताया. हाँ तुम्ही ने बताया. 0-1-0-1-1 0-1-1-1 0-1-1-1-1 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. और 3.141502. अब तुम मान गई हो वन को. तो मैं तो बोला. Yes, sir. लेकिन मन में तो यही था ना. 07 मतलब वहां तक तो हम पहुंचेंगे नहीं. और 077 077 और 0777. बोलो बात समझ आ गई. ठीक है. चेक करो. ये तो तुमने 3 इरेशनल भी निकाल लिए. अब इरेशनल के बीच रेशनल निकालो. ये जरा देखो कि फाइंड 3 rational number between 2 irrational number. Find 3 rational number between 1.1011011110. ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. and 1.30 और 3330 इनके बीच. सही है. सो 3 rational number between above are 1.11 1.12 1.1. क्या ये 1.1 और 1.3 के बीच नहीं है. सही है. तो ऐसे भी किया जा सकता सर इसमें कुछ भी होएगा सर. है. कुछ भी करो अपने मन से. कितना भी खेलो. Yes. अगला देखो. तुमसे पूछा गया है कि फाइंड 3 irrational number. है नहीं इसमें. बिटवीन मतलब ये केसेस आते हैं इसलिए करा रहा हूँ. 110. लेकिन अब इस बार तुम्हें खुद बताना होगा. अब मैंने 3 बता दिए हैं. चलो बताओ. 3 irrational number between above are. बोलो योहान. So 1.1023678910. बहुत अच्छा. सर 1.246892.
अरे उसकी भी तो बात सुनो। नहीं, फिर 1.12 वो पैटर्न फॉलो कर रही है, तुम वो नहीं देख रहे हो? वो इंश्योर कर रही है कि गलती से, क्योंकि वो रैंडमली बोल देती तो क्या पता चीजें रिपीट होने लगती। वो इंश्योर कर रही है कि यहीं से दिख जाए कि नॉन रिपीटिंग पैटर्न। ये उसकी तारीफ है। फिर पैटर्न जरूरी है। हाँ, पैटर्न नहीं होगा टीचर ऐसे ही कट कर देंगे, वो देखने थोड़ी ना बैठे हैं तुम पैटर्न करोगे, वो ढूंढेंगे। सही है, तुमको ये दिखाना है कि नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसा 1.20220222 1.2 कर सकते हो, 2 तक आगे, लेकिन तुम्हें 3 लिखने हैं। तो मैं थोड़ा कंजूसी के साथ चल रहा हूँ, 3 आ जाए। तुम 2 करोगे फिर उसके बाद तो 3 ही आ जाए। थोड़ा सा पैसा बचा। 1.13 113 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1.13 1.13 1 1 1 3 1 4। ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हें नंबर पाना है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पैटर्न पर ही चलेगा हमेशा ही लिस्ट में, नहीं तो कट जाएगी बात। अब हम लोग वापस अपने 6th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन के करने से पहले एक क्वेश्चन फाइंड, ठीक है, 3 irrational number between 3/7 and, ठीक है, 3/7। ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो इसको समझा, मुझे याद नहीं दूसरा नंबर क्या है। 9/11 इनके बीच बताओ, इरेशनल नंबर चाहिए। 3/7 को तुम क्या लिख सकते हो? वही लिखा है। डेसिमल लगाया 7, 0.04 वो तुम्हें बताना, उतना मुझे मालूम नहीं है इसलिए। 0.428 के आगे चल रहा है। वो आपको बताना है। 428 देखो अधिकांश ने पहले ही सर बताया। 428571 और उसके आगे चल। नहीं सर, हो गया ना, रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीट हो जाएगा, तो ये इसका 3/7 इज 0.42851 पे बार, और 11 से करो तो 11 8 जाए 88, 11 9 अच्छा। है ना? सही है। और 2 11 1 इज, और देखो वही 9 रिपीट हो गया। 0.8 अब तुमको इनके बीच बताना है। संस्कृति बताओ, इक्वेशन बताओ। सर 0.7493 देखो ये कितना अच्छा बोल रहे हैं, ये बिल्कुल हर चीज नॉन रिपीटिंग इंश्योर करके चले। ये चीज फैसिनेटिंग है 0.81 जो किसी को भी टिटिलेट कर देती है, मन गुदगुदा देती है जब योहान इस चीज को इतना कंसर्न है। 0.349871। देखो हर चीज ये कितनी नॉन रिपीटिंग हुआ है। अरे नॉन रिपीटिंग की 8110 अब सही बोल 0 पॉइंट, मैंने 8 देखो उससे बड़ा बता रही है, कितनी चमत्कारी लड़की कह रही हम तो बड़ा भी बता सकते हैं, बड़ी बात है। 81 के आगे भी सर 0.202203। देखो ये 0.2 बोले हम छोटा भी बता सकते हैं, वो बड़ा बता। कंपटीशन दे 0.55055। So 3 irrational number between above fraction 0.5 0550 और 350, बोलो सही है? उसके ऊपर होना चाहिए ना। अब और क्या कर लो, डॉट 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 जरूर लगा। तो 0.440 कर सकते हैं।
44044404440 कुछ भी लिखो 42 और 81 के बीच में आना है। हाँ इतना आना चाहिए तो 0.60 बाहर नहीं जाना चाहिए योहान को फॉलो नहीं करना ये नहीं कि उसको इंस्टाग्राम में सब लोग फॉलो करने लगते हैं अब देखो फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 9/11 रैशनल नंबर हाँ तो ये ना 0.43, 0.44, 0.45। सही है इसके लिए तुम लोगों को इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं हाँ सही 3/7 इसमें 9 कर दो और 9/11 तुम्हारा भी मेथड सही है वहाँ 11 था क्या हाँ Yes. तो अब हम क्या करेंगे 11 से करेंगे और यहाँ भी किससे कर देंगे तो ये 33/77 हुआ जबकि 63/77 अब आराम से किया जा सकता है सो 3 रेशनल नंबर 60/77, 40/77. 54, 60, 40। ठीक कह रहे हो तेजस आर 34/77 तो बीच में तो कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी लिखो सर कुछ भी होगा सर 135 अच्छा 35 नहीं लिखना चाहते 39 लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें लगता है फिर से एक लाइन बढ़ जाएगी तो इंश्योर कर लो कि ऐसे नंबर्स लिखे जाएं कि 41 लिख लो अब तो नहीं कटेगा 39 नहीं लिखना 33 लिखो कभी कटेगा ही नहीं तो ऊपर नीचे काटना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना समझ में आने का कोई भी केस होगा कर लोगे अब अपने आप सर क्या? अच्छे नंबर दीजिए अगर तुम ऐसे भी करना चाहो जैसे ये बता रही थी संस्कृति तो भी कर सकते हो 0.43 0.44 0.45 अदर मेथड ऐसे ही देख के कर लो सो और सर अगर हमें फ्रैक्शन सपोज फ्रैक्शन दिया है और उसके बीच में हम डेसिमल पॉइंट बता सकते हैं जैसे अभी इस केस में हमें फ्रैक्शन दिया ना और मैंने उसके बीच में डेसिमल पॉइंट बताया तो बता सकते हैं। बता सकती हो और 3 रेशनल नंबर बिटवीन above are 0.5 0.6 0.7 हो गया इसके बीच में दिक्कत नहीं है ना अगर दिक्कत नहीं है तो 6th क्वेश्चन पे चलो Can you think of other way to find a rational number between any two rational numbers? Yes. So that is we can take arithmetic mean. या एवरेज ऑफ टू नंबर एवरेज निकालने से तो मिड पॉइंट ऐसा नहीं बन जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा तो हमें बीच में ही चाहिए कहीं कहीं भी चाहिए टू गेट सो मतलब हम मिड पॉइंट निकाल के उसका भी मिड पॉइंट निकाल इसके सकते अलावा भी पूछ रहे हैं। हाँ तो दूसरा ही बता दे रहे हैं टू गेट ए रेशनल नंबर बिटवीन A and B so this is A plus B by 2 एक तो ये मेथड हो गया ठीक है if you want to get a number दूसरा मेथड if you want a rational number lying between them then first equate the denominator डिनोमिनेटर ही इक्वेट कर दो ठीक है एंड मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर बाय 2 2 से मल्टीप्लाई करो एंड गेट दैट नंबर वो एक चाहता है तो मैं 2 से कर दूं है ना
2 चाहता होता तो मैं 3 से कर देता हूँ। ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा, आज बढ़ा देंगे टाइम। चैप्टर तो हम कराएंगे ही आजकल में पूरा, चाहे मुझे टेस्ट ना लेना पड़े, वो चैप्टर पूरा कराना है आजकल में। तो हमारे में प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है एग्जाम। हाँ प्रोबेबिलिटी करा देंगे, आसान है वो। इधर इतना बात। ये 3 तुम कर लो, ये बहुत अच्छे चैप्टर है। तीनों फिर तो जो कराना वो करा देंगे। वो लोग सरल चैप्टर दे रहे होंगे। तो क्योंकि सर पढ़ाने के टाइम भी नहीं मिला मुझे। हाँ इसीलिए, तो इसीलिए वो आते ही जब फिर 23rd से शुरू होगी क्लास, Yes. तो फिर मैं वही शुरू कर दूंगा जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला हो। So coordinate आ रहा है, word of numbers आ रहा है, probability आ रहा है। So वर्ड ऑफ नंबर्स तो यही है, 137। तो सही है। फिर तो 2 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, 2 दिन का चैप्टर। चलो अब अगला देखो, मुश्किल है। ये देखिए, ठीक है, तो उसको इक्वेट द डिनोमिनेटर देन मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, ठीक है, एंड फाइंड a number between them. Example, A by B और C by D, तो A by B into D and C by D into B, तो AD by BD and CB by BD, तो AD by BD into 2 बोलो, बात समझ में आ गई, और CB by BD, यही तो लिखा है मैंने, ऐसे कर दो, that is 2AD by 2BD and 2CB by 2BD। सर ब्रैकेट में रहेंगे ना? कुछ ब्रैकेट नहीं, तो मल्टीप्लाई है। पर सर सर वो 2 हो गया ना सर, वो ब्रैकेट में नहीं रहेंगे। 2 है सब मल्टीप्लाई में जब 2 into 3 into 7 करते हो तो क्या ब्रैकेट, सब मल्टीप्लाई जाते हैं। नाउ गेट ए नंबर बिटवीन देम। चलो अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स। कंपास की जरूरत है। कंपास की जरूरत है। कंपास दे दें। इरेशनल नंबर में इन्होंने सुलभ सूत्र, बौधायन का ही ये भी है, इन्होंने जो आल्टर्स बनाते हैं, आल्टर्स जानते हो तुम लोग, वेदी, उसमें ऐसे आग जलती है और फिर ऐसे, और उसमें होता है ब्रह्मदेवाय नमः समर्पयामि, ठीक है। अब जरा देखो, दिस इज ऑल्टर, तो ऑल्टर बनाने में अगर मैंने इसे 1 ले लिया और इसे 1 ले लिया तो ये कितना होगा, √2 होगा, ऐसा तो जानते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये 1 है, ये 1 है, तो ABC, ठीक है, इसको वेदी कहते हैं, इसी के चारों तरफ बैठ के वेद पढ़ा जाता है। तो AB² plus BC², it is AC², it is also पाइथागोरस बोधायन सूत्र। पहले बोधायन नहीं किया, लेकिन नाम पाइथागोरस का हो गया, फिर विश्व ने स्वीकार किया, चलो बोधायन का भी नाम डाल दो। तो इस तरीके से 1²
that is AC square. So that is 1 plus 1 is AC square. So 2 is equals to, now root 2 क्या हो जाएगा? AC, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? रूट 2. अब जरा देखो, length of diagonal is root 2. The numbers which are non-repeating and non-terminating are called irrational numbers. तो लिखो the proof of irrationality 3.5.1. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर की. तो अब देखो, सबसे पहले देखो, दो चीज तुमको बताएंगे. पहले समझो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. Any composite number can be expressed as product of prime. And this factorization is unique. Is unique apart from its order, which may differ. ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 18 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो क्या आप एग्री करेंगे? देखो 3 3 या 9 इंटू 2. और अधिकांश कहेगा कि मैं 18 में तो 7 भी ला सकता हूँ, तो क्या आप उसकी बात पे यकीन करेंगे? मैं तो 7 के साथ भी 18 बना सकता हूँ और 5 के साथ भी बना सकता हूँ. क्या ये फैक्टराइजेशन यूनिक है कि इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है? कुछ और भी आ सकता है. जैसे 18 है, प्राइम नंबर ही होना चाहिए. कुछ लोग 3 से पहले करेंगे तो 6 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. और ये फिर 3 से करो तो इसकी जगह अगर कुछ और आएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 2 आएगा. So 3 into 2 into 3 आ सकता है. वो भी आ सकता है, लेकिन जो भी रहेगा उनका ऑर्डर डिफर कर सकता है. लेकिन ये यूनिक है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो नंबर है वो नहीं बदले जा सकते. अगर कोई कहे कि ठीक है मैं 3 से करता हूँ और फिर 2 से करता हूँ, वो तो हो चुका है, पहले 2 से तो हो चुका है. तो अब अगर तुम चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि तुम्हारे पास कोई और भी ऑप्शन नहीं हो हाथ है कुछ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते कि तुम 5 ला सकती हो, 5 के टर्म्स में कर सकती हो. तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है. और ये क्या है बोलो? दैट इज कंपोजिट नंबर. व्हाट डज इट मीन बाय कंपोजिट नंबर? Numbers which are not prime. यस, The numbers which have a factor composite number other than 1 and it's which can be expressed as product of prime. As product of prime. क्या 2 एक कंपोजिट नंबर है? no sense. क्योंकि 2 को तुम एक्सप्रेस करोगे तो 1 इंटू 2 है, लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है, चल नहीं पाएगा ना. 4 हो सकता है, Yes sir. 4 हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है. प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ये जानते हो? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. तुम्हारे लिए बता रहा हूँ संस्कृति. को प्राइम नंबर क्या होते हैं? So numbers which have no other factors, common factor related one. Yes, numbers which Are in pair. हाँ, are in pair and हाँ, नंबर से Pair. पेयर में भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं.
numbers which have no other common factor except one. इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई थी? Yes. एक फंडामेंटल थ्योरम, थ्योरम का मतलब एनी स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूवन, प्रूव बाद में करेंगे बट ये प्रमेय है। Exile भी है उससे। हाँ? Exile भी है। Axiom, Axiom, हाँ। anything which needs no proof. Theorem is no proof. थ्योरम एंड एक्सियम का मतलब समझो। नहीं सर, theorem जैसे आपने बताया था कि theorem needs axiom. थ्योरम needs axiom to get proved. An axiom is just an assumption. मतलब It is well known and well accepted to all, and it is as good as law. It has no exception and it is always true. जैसे पेन छोड़ो तो नीचे गिरता ही एक्सियम प्रूवन है। है, तो प्रूवन है क्या चीज? कि अगर पेन छोड़ोगे तो ग्रेविटी का जैसे नीचे गिरेगी। मतलब अल्टीमेटली कोई भी ऐसी चीज कि सूखी लकड़ी में आग लगाओ तो लग जाती है, ये प्रूवन का मतलब नहीं है। इसमें अगर रिक्शे वाले से भी पूछो क्या, हाँ लग जाएगी, वो चीज है जिसके लिए प्रूफ की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कॉमन सेंस ऐसे हाँ कि विच जिसको कोई डिफाइन न करे, सही है, तो उसको एक्सियम कहते हैं। एक्सियम इज वेल नोन स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड नीड्स नो प्रूफ। क्योंकि मैथ में तुम हर चीज को पहले प्रूव करोगे, बोलोगे ये इसको इससे प्रूव कर सकते हैं, ये इसको, तो ये कहीं पहुंच जाओगे जिसे तुम प्रूव नहीं कर सकते। जैसे हम कहें पॉइंट हैज नो पार्ट, तो कोई इसमें क्या कर देगा, ऐसे उंगली डाल देगा, कहेगा ये पॉइंट कहाँ है, इसके तो मैंने 5 पार्ट कर दिए, देखो कर दिए। फिर कोई और पतला बनाएगा तो फिर वो बहुत महीन कैंची से काट देगा, कहेगा देखा पार्ट कर दिया। तो पॉइंट अल्टीमेटली तुम बस वो सोच सकते हो, इतना महीन होगा कि तुम्हारी आंखें भी ना देख सकें, और कोई होगा बिल्कुल ही पतला कर देगा, वो नैनो कैंची से काट देगा। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि कहेंगे देखो मैं इतना बड़ा पॉइंट ले आया, तो ये सब यूक्लिड ने बोला ये एक्सियम है, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। मैंने लिख दिया पॉइंट हैज नो पार्ट तो नो पार्ट, है ना। किसी ने बोला लाइन हैज नो विड्थ, तो कुछ लोग इतनी मोटी लाइन ले आए, कह रहे ये मेरी लाइन है कलर का, तो बदमाशी करते थे क्योंकि उनको वो इजिप्ट का पिरामिड बनाना नहीं था, तो उन्होंने बोला एनी एंगल विच इज राइट इज कॉल्ड राइट एंगल, और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रॉन्ग एंगल, राइट एंगल रॉन्ग एंगल, तो उनको ऐसे समझाना पड़ता। तो उस चीज के लिए उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, बोले बस मान लो जो मैं कह रहा हूं। एक्सियम नीड्स, बोलो नो प्रूफ, बोलो सही है। एनी मैथ, एनी स्टेटमेंट axiom, any statement which is accepted by all, ठीक है, and needs no proof, no proof। तुम किसी से कहो कि पिज्जा का पार्ट लोगे कि पिज्जा रिक्शे वाले से, तो कहेगा पिज्जा लेंगे होल, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। पूरी चीज हमेशा अपने हिस्से से बड़ी होती है, तो क्या ये एक्सियम हो जाएगा? एक्सियम क्या हो जाएगा? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे बहुत सारे चोरों ने धन चुराया है, तो उनमें वो कोई उनमें पार्ट लेना चाहेगा कि पूरा धन ले लेना चाहेगा, तो वो होल है, समझ आए? वो तो चोरों को भी पता है। होल, जबकि थ्योरम क्या होती है? A mathematical statement which needs to be proven. ठीक है, with help of axioms और other theorems। जैसे एक थ्योरम प्रूव कर ली, फिर उस प्रूव्ड थ्योरम से तुम दूसरी प्रूव कर सकते हो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड है ना, अब तुम उसकी मदद लेके दूसरी भी प्रूव कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम
प्रूफ है, प्रूफ 10th में पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं कराना है, बट है उसका प्रूफ। तो कुछ अगर प्रूफ तुमने कर लिया तो फिर उसे सच मान लिया जाएगा, फिर उससे तुम दूसरा प्रूफ कर सकते हो। तो या तो इसको किससे प्रूफ किया जाएगा, बोलो? एग्जाम या तो अदर विद हेल्प ऑफ एक्सियम और अदर। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज एक्सप्लेनेशन, हाइपो दिस इज परिकल्पना। इमेजिनरी। हाँ, इसे हाइपोथेसिस भी कहते हैं और पोस्टुलेट, दो नाम है। And it is explanation of any natural process. It is subjected to be proved by other scientists. जैसे कोई क्या, मैंने ऐसे सोचा है कि चांद पे दाग क्यों है, क्योंकि चांद पे एक बुढ़िया अपने बाल बना रही है। शुरू में दादी लोगों से पूछते थे वो क्यों ऐसे दिख रहा है, तो दादी लोग बताती थी वहाँ एक बुढ़िया है, वो अपने बाल बना रही है। ऐसे इंद्रधनुष रेनबो क्यों होता है, जब इंद्र को बारिश करनी होती है तो धनुष वो छोड़ते हैं और उसी वजह से रेनबो बनता है, ये उनका धनुष है, रेनबो को इंद्रधनुष कहा है। तो ऐसे लोग अपनी तरफ से बात बना देते हैं। बोले क्यों ऐसा हुआ, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें दो राक्षस निकले थे, राहु और केतु, उन्होंने अमृत पी लिया था। तो जो राहु है वो चंद्रमा को डस देता है और केतु वो सन को कर देता है, इसीलिए सोलर एक्लिप्स और ल्यूनार एक्लिप्स वो लोग खा जाते हैं चंद्रमा और सूर्य। तो क्या ये सब चीजें आज सही हैं? हम लोग उनके फिजिकल, लेकिन हम लोगों ने बहुत सालों हजारों सालों तक यही पढ़ते रहे, यही समझते रहे कि यही होगा। मिथ है। तो हम लोग सोचते हैं राहु खा रहा है, चलो अपने खाने को वो कर लो, बाहर ना निकलो, उस समय ग्रहण लगाया, खाओ मत। लेकिन ऐसा तो उसका कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं, वो तो रेज हैं। रात में भी जैसे रेज नहीं पहुंचती वैसे उतने समय में भी नहीं पहुंचती होंगी, तो उसका तो कोई लीगल रीजन नहीं है। तो कुछ लोग गोबर लगा देते थे खाने में थोड़ा थोड़ा, कहीं कुछ लोग तिलक लगा देते थे, खाना शुद्ध रहे, पवित्र रहे, बहुत कुछ करते थे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं। परिकल्पना जो होती है, इट इज सब्जेक्टेड टू बी प्रूव्ड, इट नीड्स प्रूव टू बी। मिथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो प्रूव्ड हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो डिफाई हो गए। तो कौन सा वाले प्रूव? बोर पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, तो वो प्रूव हो गया। ऐसे कितने पोस्टुलेट्स हैं, अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, बहुत ने केमिस्ट्री में पोस्टुलेट दिए। आदमी सोचता है आइंस्टीन के ऐसे पोस्टुलेट थे तो जो आज प्रूव हो रहे हैं, उस समय वो प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उनके बेसिस पर जब मैथमेटिक्स बहुत कुछ किया गया तो सब चीज़ें सही पाई गई, बाद में वो प्रूव भी कर दिया गया। क्योंकि उस समय ऐसे साधन नहीं होते, इंटीग्रल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, बहुत सारे मैथमेटिक्स टूल ही नहीं थे, जब वो निकले तो प्रूव पाया। सो इट, ये क्या होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू बी, इट इज नीडेड टू बी प्रूव। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इट इज नीडेड टू बी, इसकी होता है, इट मे बी falsified or verified as per the result of proof. It may be verified or falsified. अब जरा देखो मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। तो ऐसे कितने हैं? हैं? ऐसे कितने हैं? बस 4 ही बता देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं बता। ठीक है, अब मॉडल टू एक्सप्लेन सम नेचुरल फिनोमिना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर भारी और हल्की चीज हो तो भारी पहले गिरेगी कि हल्की? बोलो। अब देखो ये चीज जो इन्होंने बताई है संस्कृति ने ये बहुत साइंटिफिकली बताई है। सर अगर दोनों का वेट सेम है तब तो वही, तब तो इक्वली गिरेगा। करेक्ट, बहुत बड़ी बात बताई है।
देखो संस्कृति की बात सुनो, इनकी साइंटिफिक अप्रोच, इन्होंने बताया कि कोई भी चीज गिरती है, इनको लॉज ऑफ मोशन मालूम है, प्लस ए की, इनको ये भी पता है, सही है। अगर ऊपर से कोई चीज गिर रही है और नीचे तक आ रही है तो एक्सीलरेशन क्या जी के बराबर होगा? 9.8 होता है ना। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है? स्क्वायर। तो ये कह रही है कि मैं s की जगह h लिख देती हूँ, और चूंकि ऊपर से रिलीज किया है तो u तो तुम्हारा 0 हो गया, 0 इंटू टी और प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो h कितना हुआ? तो गिरने में कितना समय लगेगा कि किसी भी हाइट से, मान लो 2 सेकंड तक तुमने उसे टाइम दिया फ्री फॉल का, तो 2 सेकंड में कितना गिरेगा? 1 सेकंड में देखो 4.9 मीटर गिरेगा। तो क्या 1 सेकंड में भारी चीज 4.9 मीटर गिरेगी कि हल्की चीज? दोनों ही, क्योंकि इसमें हम आ ही नहीं रहा है। अच्छा, इस चीज को संस्कृति ने इस मॉडल से समझाया, और मतलब वैक्यूम से, कि भारी हो, इसमें एक कबूतर का पंख है और एक मेटल पीस, अब तो नहीं सकता, इसको नया लाना पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं, नहीं कोई बात, और भी है लेकिन इसमें वैक्यूम है, ठीक है। ये तो अलग अलग जा रहा है, समझ में आया कि नहीं? ये देखो, लेकिन अगर मान लीजिए ये भी है, बट इसमें भी क्या है कि दोनों चीजें हैं, बट वैक्यूम इसमें से हटाएंगे तब फिर होगा, बट वो असली चीज थी जो कि चलो ठीक है, उसको बाद में दिखा जाएगा, सही है। उसमें दोनों एक साथ गिरते थे, सही है। तो इसका क्या मतलब बताइए? That both are as it is independent of mass, तो इसलिए both are traveling, इसको इन्होंने करके दिखाया था गैलीलियो ने। किसने करके दिखाया था? वो जो टूटने की आवाज आई थी वो वैक्यूम की, शीशे की नहीं थी, उसमें एक्चुअल वैक्यूम था, इन दोनों का वैक्यूम लीक हो चुका। ठीक है, अब देखो अगली बात देखिए, कि यहां तक की तो बात हो गई है। नाउ एक और चीज देखेंगे आज के लिए, कि देखो इफ थ्योरम देखो, इफ P is prime number and it divides a square, then it also divides a. सही है। अगर प्राइम नंबर, जैसे ये देखो 6 स्क्वायर, क्या 3 डिवाइड करता है 6 स्क्वायर? क्या 3 एक प्राइम नंबर है? 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। तो तुम्हें ये लगता है क्या कि 3 डिवाइड्स 6 इंटू 6? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि 3 डिवाइड्स 3 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 2? इसका मतलब है 3 will be present in each of them. So 3 divides 3 into 2, so 3 divides 6. कोई किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता होगा तो उसको भी करेगा, बशर्ते कि वो प्राइम होना चाहिए। प्राइम नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। तुम सोचो नहीं, हम तो 9 का करवा देंगे, देखो 9 तो 36 को डिवाइड करता है, 9 डिवाइड करता है ना, लेकिन इस केस में 2 नहीं होगा। 6 को नहीं है 6 को डिवाइड नहीं करेगा। 9 डिवाइड 6 स्क्वायर, वो तो सही है,
तो 9 अगर डिवाइड करेगा तो 6 इंटू 6 को भी 36 को तो 9 डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन ये प्राइम नहीं होगा तो क्या 9 इन दोनों में अलग अलग मौजूद होगा, तो फिर नहीं डिवाइड कर पाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जरा देखिए कि P इज ए प्राइम नंबर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। लेट इसका प्रूफ देखो, डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहां तक सही है। नाउ a कैन बी रिप्रेजेंटेड, देखो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए, और a को क्या कह सकते हो, p1 इंटू p2 इंटू p3 से pn, और p1 इंटू p2 इंटू p3 से pn। क्या तुमने ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी है कि any composite number can be expressed as product of prime and this factorization is unique apart from the order it may differ? अभी ये बताया, तो इससे क्या पता चलता है, A is composite number है and it is product of, ये तो जस्ट मैंने इसको एक्सप्रेस किया A स्क्वायर, where A is composite number and its प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर्स आर, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, P1 P2 से Pn है, एंड P इज वन ऑफ दीज ओनली, P खुद भी प्राइम है, जो कि इनमें से कोई एक होगा तभी तो इसे डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने कहा 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या इन्हीं में से एक नहीं है, 3 इज वन ऑफ दिस, एंड P is one of these, इन्हीं में से एक है, one of P1, P2, P3 to Pn, which are also factors of A, क्या वही A के भी फैक्टर होंगे, which are also factors of A। यानी मेरा कहने का मतलब है P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेके Pn, तो जब P इसमें एक है तो क्या P डिवाइड A को नहीं करेगा, सही है। दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स, यहां तक समझ में आया। अगर 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 6 इंटू 6 लिखा, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं और 3 खुद प्राइम है, तो 3 को सेपरेटली इनमें दोनों में होना चाहिए, इसके जितने भी फैक्टर हैं, तो अकेले में भी होना चाहिए, तो अकेले को भी डिवाइड करेगा। बोलो समझ में आने का। अब एक चीज इसी के बेसिस पे हम लोग कहेंगे, अगला पढ़ो, रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव करना। वापस समझाओगे लास्ट वाला स्टेप, फिर से समझो। कि इसको, इसका प्रूफ देखो, कहने का मतलब है कि कोई भी चीज किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगी, ये देखो, बट वो प्राइम होनी चाहिए। तो जरा चेक करें प्रूफ। लेट A is composite number and its prime factors are, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, P1, P2, P3 से लेकर Pn, 2 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये अंक गणित की मूलभूत प्रमेय से इसके गुणनखंड अद्वितीय हैं, सही। एंड जब यही है तो यही रहेंगे ना, कि बदल जाएंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एज पर फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो ये मुझे बताइए ये किसके फैक्टर हैं? ए के हैं योहान? तो तुम क्या ए को लिख सकते हो P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर Pn, क्या ऐसा लिख सकते हो अगर वो उसके फैक्टर? तो तुम ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर Pn का स्क्वायर। और क्या इसे अलग अलग भी लिख सकते हो? P3 से लेकर Pn और P1 इंटू P2 इंटू P3 से लेकर Pn। सही है? अच्छा, अगर P इसको डिवाइड करता है तो क्या P इन्हीं में से एक नहीं होना चाहिए? एस P डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो ये नहीं कर सकते कि नहीं एक इसमें से ले लो एक इसमें से ले लो, तब फिर प्राइम कहाँ रहा? फिर तो कंपोजिट हो जाएगा। तो P को इन्हीं में से होना चाहिए कि नहीं? एस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो P इज वन ऑफ किसका होगा? P1 P2 P3 to Pn, इन्हीं का होगा। which are also factors of A। P तो A स्क्वायर को कर रहा है, लेकिन क्या यही फैक्टर A के भी नहीं है? तो जब A में भी है तो A को भी डिवाइड करेगा। तुमने कहा 3 6 स्क्वायर को कर रहा है, प्राइम है, तो 3 जो है इनमें से होना चाहिए, लेकिन क्या यही दोनों फैक्टर A के नहीं है या 6 के नहीं है? क्या चीज? टाइम अप हो गया तो आपकी बैटरी कम थी, आपकी बैटरी कम थी। ये लोग ऐसे जाने। P इज वन ऑफ दीज, ठीक है? तो अब जरा देखो, सो P इज वन ऑफ दीज। दूसरा फोन लगा है, बैटरी का काम है। अभी अभी गया है क्या? चलिए, ठीक है। नाउ ज्वाइन अगेन। कौन कौन है? तेजस तो है, लिख पड़ेगा। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? P divides of P is one of these। यहाँ तक समझ में आया? Which are also factors of। ठीक है, सो लिखो which are also factors of A, so P divides A, so P divides A। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि एक और मेथड से बता? आ गया समझ में? आ गया तो एक चीज और करेंगे अभी 10 मिनट में और। रूट 2 का आपको सिखाएंगे, जिससे कल ये चैप्टर पूरा हो जाए। आज पे आएगा नहीं दूसरी क्लास के। चलिए, इतना तैयार करके आना, कल पूछा जाएगा आपसे। देखो, रिपीट करो संस्कृति, दैट इज दिस थ्योरम को रिपीट करो। Sir, if P is divided with A square, हाँ, if P is a prime number, ये बोलना जरूरी है। A square, then it would be, then it also divides. Divided by थोड़ी ना It also होगा। divides A. P divides A square। Then, डिवाइडेड बाई का मतलब वो खुद डिवाइड हो रहा। हाँ, sir, if P is a prime number and it divides A square, then it also divides A. सही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बताओ।
Sir, any composite number can be expressed as a product of prime number. पूरा And बोलो. Its pattern. It's- Sir, it would be unique, but its pattern may be different. Its Its factor. factorization would be unique, but its Numbers would be numbers. However, its pattern order. or pattern. Or Its order may differ. ठीक है. जरा देखो. Prove that root 2 is irrational. प्रूव करना है. आंसर. हम इसके लिए प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. इसका क्या मतलब होता है? विरोधाभास की विधि. अगर कोई हमसे कहे कि प्रूव दैट 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम मानेंगे नहीं 5 2 का इक्वल है. हम उल्टा मानेंगे. अगर वो कहता है प्रूव करो इरेशनल है, तो हम मानेंगे नहीं रूट 2 रेशनल. हम कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो गलत है, जो यहाँ फंस जाएंगे, तो हम कहेंगे कि चूंकि हमने गलत माना था इसीलिए गलत आया. इसका मतलब है कि रूट 2 रेशनल है, ऐसा मानते हैं. तो लेट रूट 2 इज रेशनल. हमने प्रूफ शुरू कर दिया है, हम उल्टा मान के चले. समझ में आया कि नहीं? अब देखो, नाउ 5 इज इक्वल टू मान लिया और दोनों में से इक्वल घटाओ. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल. तो 3 आ गया इधर और इधर क्या आ गया? 0. Which is not possible. ठीक है. This is a contradiction which has arisen due to wrong assumption. हमने माना था कि इक्वल है. This is contradiction. 0 तो किसी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. Contradiction which has arisen, जो क्यों उत्पन्न हुआ? बोलो. Due to wrong assumption. So 5 is not equal. सही है. ये एक विरोधाभास है कि 3 0 के इक्वल है. यही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं. हमने मान लिया कि एक रेशनल है, तो रेशनल नंबर को अधिकांश तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? P by Q. P by Q के फॉर्म में भी कर सकते हो. P by Q को सिंपलेस्ट भी लिखा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म. यस, यानी वो को प्राइम होंगे. सही है. तो लेट ये देखो, तो रूट 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि P by Q, वेयर P एंड Q क्या है? Integer. को प्राइम इंटीजर्स. और Q की वैल्यू क्या होगी? Not equal to 0. सही है. Q 0 नहीं है. अब मुझे बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड. 2 is equal to p square by q square. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो 2 को इन्होंने बोल दिया p स्क्वायर बाई q स्क्वायर. तो बोलो 2q स्क्वायर क्या हो गया? Is equal to p square. P square. सही है. p को इवन होना होगा इसलिए वो क्या? ठीक है. अब जरा देखो कि p स्क्वायर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. The P into p देख लो. अच्छा. क्या 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है? Yes. कोई भी चीज जो फैक्टर होती है वो उसको डिवाइड करती है. 2 भी डिवाइड करेगा, q भी डिवाइड करेगा. 2 खुद एक प्राइम है. ठीक है. 2 इज प्राइम नंबर which divides, किसको डिवाइड कर रहा है? देखो, P square. which divides p स्क्वायर. फिर से समझो, अगर मैं कहूं कि 6 स्क्वायर के 3 into 2 और 3 into 2 फैक्टर्स हैं 6 स्क्वायर में. देखो 6 into 6 लिखा है.
तो क्या 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है? अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 2 6 को भी डिवाइड करेगा? क्योंकि वो तो दोनों का फैक्टर होगा ना। सो 2 इज ए प्राइम नंबर विच डिवाइड्स p स्क्वायर। इसके आगे बोलो हेमंत। सो बोलो। It is its factor. करेक्ट। इट ऑल्सो डिवाइड्स p। यही चीज वहां चली गई, उसको लिखा पढ़ा यही इसीलिए गया कि जो चीज किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। अच्छा मुझे बताओ कि अगर p स्क्वायर में तो 2 था, तो p में क्या 2 होगा? क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर होगा। एक और भी कुछ चीज हो सकती है, मुझे मालूम नहीं, वो हो सकता है C हो। जैसे मैं कह रहा हूं 2 6 स्क्वायर को कर रहा है तो 6 को भी करेगा, तो 6 में 2 तो फिर होना चाहिए। अब उसके आगे और क्या है वो मुझे नहीं मालूम। 3 है, लेकिन हम क्यों नहीं कहें 3 है, हम कहेंगे कोई C है, कोई इंटीजर है ना। तो यहाँ पर 3 होगा। ऐसे ही मैंने कहा अब 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा, तो 2 तो होगा ही। सो p कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2c. p is equals to 2c where c is what? Some integer, an integer. यहाँ तक तुम्हें समझा गया? ये मुझे बताओ p अगर 2c है तो p स्क्वायर क्या होगा? Sir, 2q square 4c square. 4c square. p स्क्वायर इज 4c स्क्वायर, क्योंकि 2c इंटू 2c करना पड़ेगा ना। Yes, sir. मैंने 2 इसका हो गया। सही है। अब इस p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। 2q square is equal to 4c square. इक्वेशन नंबर 1 q square is equals to 2c 4c स्क्वायर, तो बोलो q स्क्वायर क्या हो गया? 2c बोलो 2c square. q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। q स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 2 into c into c. तो तुमको क्या लगता है कि 2c स्क्वायर है तो q स्क्वायर के क्या फैक्टर हो गए? 2 और 2 इंटू सी इंटू सी। सी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बताओ कि क्या 2 एक प्राइम नंबर है जो q स्क्वायर को डिवाइड करता है? Yes sir. If 2 divides q square, then 2 divides q. यही है। अभी थ्योरम सिखाया कि नहीं? So 2 divides q square, इससे क्या इम्प्लाई हो जाता है? thus under root 2 is not a 2 divides as p and q were co-primes, but इस केस में factors more than लो, इन्होंने बुरी बात कही। इन्होंने मतलब प्रूफ के अंत तक पहुंचा दिया। क्या बताया? गलत होने दो, हमें गलत सही से लेना देना नहीं है। संस्कृति में कहा कि सर जरा देखिए तो 2q का भी फैक्टर हो गया और 2p का भी फैक्टर हो गया और हम लोगों ने इसे को प्राइम माना है। आप नोटिस देखो कितना इनका वो है, कमांड नहीं देख रहे हैं आप तो फिर मिस कर रहे हैं। फिर सही है। नाउ 2 डिवाइड्स p and q बोथ। देखो 2 divides p and q both, but p and q क्या थे? r को-प्राइम, तो को-प्राइम भी है और दो उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ये तो गलत बात है ना, दोनों तरह से बोल रहे हो। दिस इज कंट्राडिक्शन। ये एक विरोधाभास है जो क्यों उत्पन्न हुआ? दिस इज contradiction which has arisen due to Hemant, बोलो। लो ये तो बोल ही दिए। Due to wrong assumption, हमने गलत ही माना था, इसीलिए गलत शरत आया। तो फिर हमें अब सही मान लेना चाहिए हमने क्या माना था। thus under root 2 is irrational. This implies root 2 is
इरेशनल, हेंस प्रूव। बोलो बात समझ आ गई? सो रूट 2 को हमने प्रूव करा दिया है, बाकी आपको ये चैप्टर कल खत्म करा दिया जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, यही इसमें सबसे दमदार चीज़ थी जो करा दी गई है, बाकी सब फॉर्मेलिटी टाइप है, वो हो जाएगा कल की क्लास में से पूरा करा देंगे। सही है, इसको रिवाइज कर लेना, कल रूट 2 का प्रूफ आपसे कराया जाएगा, कराना ही पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। आते ही आप रूट 2 का प्रूफ करेंगे।